हेलो बच्चों, सो वेलकम यू ऑल फॉर द सुपर रिवीजन सीरीज। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्लास 10th को टारगेट कर रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनका फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आए साइंस पोर्शन के अंदर उसमें उनका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस सुपर रिवीजन सीरीज के अंदर फिजिक्स के हमारे पास 4 लेक्चर है, हमारे पास 4 टॉपिक होंगे बेसिकली। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, the next one is light reflection and refraction, and the fourth one is the human eye. And there is one extra topic जो हम अलग से कवर करेंगे, that is basically sources of energy। ठीक, तो हम इस सब के अंदर बेसिकली बिल्कुल बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं और जिस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सुपर रिवीजन सीरीज को डिजाइन किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। ना बेटा, है क्या कि जब आप बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है दैट इज बेसिकली करंट। अब यार बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने काफी सारा पढ़ा होगा, क्लासेस आपकी ऑनलाइन चली होगी, स्कूल की भी चली होगी, आपने कोचिंग की भी अटेंड कहीं ना कहीं कर रखी होगी। बट मैं इसके साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारा टाइम पास भी मारा होगा और उतना अच्छे से शायद से चीजों को ना किया होगा जितना करना चाहिए था। और क्योंकि टाइम कम है, सो दिस रिवीजन सीरीज विल बी हेल्पफुल टू यू। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है दैट इज बेसिकली करंट, कि वाकई में करंट क्या होती है। तो बोर्ड के हिसाब से देखा जाए बेटा तो करंट की सीधी सी बात है, करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। छोटी सी बात है, इतनी सी बात हम लोग करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली आपके फ्लो कर रहे हैं उसका जो मेजरमेंट होगा, दैट मेजरमेंट इज बेसिकली व्हाट, सो करंट। Now, the second thing that comes into mind, since current is a quantity that is we are defining in physics, physics के अंदर हम इसको define कर रहे हैं, तो किसी भी quantity की जब आप बात कर रहे हो तो उसकी अपनी एक यूनिट होती है और current की जो यूनिट होती है that is basically known as ampere। तो ऐसा यूनिट की अगर आपसे बात की जाए, so what is the SI unit of current? So ampere। और अगर इसको किसी और टर्म में अगर डिफाइन करना चाहे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कूलम पर सेकेंड। मतलब दोनों आप बोल सकते हैं, एम्पियर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ करंट और यू कैन से कूलम पर सेकेंड इज बेसिकली द यूनिट ऑफ करंट। नाउ ऐसा क्यों है, कहां से आया? तो बाय डेफिनेशन हम लोग जाते हैं, हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं करंट को, और जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली कैपिटल आई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग रेट की बात कर रहे हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। और जब रेट की बात कर रहे हो तो सिर्फ मैं Q बाई टी लिख लूं तो वो तो इस डेफिनेशन के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि जब रेट की आप बात पहले कर चुके हो, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो सिर्फ Q बाई टी लिखने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप रेट की बात कर रहे हो तो पहले भी आया, व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं यहां बोल रहा हूं करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो मैं Q बाई टी कैसे लिख सकता हूं? सो मैं करंट को बेसिकली अगर ढंग से डिफाइन करना चाहूं तो मैं करंट को लिखूंगा I इज इक्वल्स टू dq by dt, that is basically for a small interval। यार ये जो है ना, ये I equals to q by t, ये हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देता है? so that basically gives you the average value। और जब आप इसकी बात कर रहे हो तो ये आपको कौन सी वैल्यू देता है? तो this basically gives you the instantaneous value, I is equals to dq by dt। और जो ये कूलम पर सेकेंड है ना वो यहीं से आया, dq, q क्या है? तो आपका चार्ज, और चार्ज की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो हम सबको पता है चार्ज की बेसिक यूनिट होती है कूलम। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम की यूनिट क्या होती है? तो सेकेंड। इसलिए मेरी करंट की जो एसआई यूनिट है वो हो गई कूलम पर सेकेंड, और इन अदर वर्ड्स में बोल सकता हूं कि दैट इज बेसिकली व्हाट, सो करंट इज बेसिकली एम्पियर, दैट्स द एसआई यूनिट। नाउ तो ये तो बेटा बेसिकली बात हुई करंट की कि I इज इक्वल्स टू dq by dt वगैरह वगैरह। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? बेसिक डेफिनेशन है, क्वेश्चन जरूर बनता है यहां से। नाउ देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, जो हमको पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली डिफाइन 1 एम्पियर। आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर दीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आगे भी मिलेंगे आपको चैप्टर्स के अंदर, तो सीख लीजिए कि किसी भी तरीके से क्वांटिटी हो गई 1 एम्पियर, आगे जाके आएगा 1 वोल्ट, 1 वॉट, इस टाइप की क्वांटिटीज को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए 1 एम्पियर को जब आपको डिफाइन करना हो तो एम्पियर किसकी यूनिट? करंट की।
क्या है, तो चार्ज अपॉन टाइम। हर चीज को 1 कर दीजिए, dq को 1 कर दीजिए, dt को 1 कर दीजिए, तो 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, सीधी सी बात। तो डिफाइंड 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन का फाइनल आंसर सिर्फ इतना सा बनेगा दैट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows in 1 second is 1 ampere। मतलब 1 सेकेंड के अंदर जब आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है, दैट बेसिकली गिव राइज टू व्हाट 1 एम्पियर। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, और बेसिक पहले टॉपिक से हो गई कि करंट क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं करंट आपको समझ में आया होगा। सो करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर, और अदर वर्ड्स अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो दैट इज कूलम पर सेकंड। ठीक, और किस तरीके से लिखा जाएगा, तो एवरेज अगर चाहिए तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी लिख लीजिए जनरल। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, जो इस साल तो नहीं बट अगले साल आपको कहीं ना कहीं 12th में जाके काम आएगा, सो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो की। जब आप रेट की बात कर रहे हो ना, तो रेट इन जनरली जो हम डिफाइन करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं कर रहे होते। तो ये बेसिक सा पहला क्वेश्चन था, पहला टॉपिक था जहां से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं करंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग साथ में मूव करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट। नाउ द सेकंड टॉपिक हियर दैट कम्स इज द पोटेंशियल। तो यार बेटा बात यह है कि वाकई में पोटेंशियल होता क्या है, पहले उस चीज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे जाएंगे, एंड देन हम इन दोनों को करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में किसी टाइप का रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है। देखिए होता क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, मैं फिलहाल पॉजिटिव कर रहा हूं। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं कि अपने अराउंड एक टाइप के फील्ड प्रोवाइड करके रखते हैं, फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड नहीं सॉरी। तो जब वो अपने अराउंड किसी फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस फील्ड की वजह से क्या होता है कि उस रीजन के अंदर अगर आप कोई और चार्ज लेके आए, तो वो जो चार्ज होता है ना, दैट इज बेसिकली गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अब बात क्या है कि इसकी वजह से अगर इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसी के साथ इस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे जो है वो आपका पोटेंशियल वेरी कर रहा होगा, और उसी पोटेंशियल को कैलकुलेट किस तरीके से करा जाए वो हम लोग बेसिकली यहां सीखते हैं। तो बेटा हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वाकई में बेसिकली पोटेंशियल है क्या, तो पोटेंशियल इज बेसिकली डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिक डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी सी हुई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बट ध्यान रखिएगा जब आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिख रहे हैं या अपने समझने के लिए करते हैं, तो इसको एक्सटेंडेड वर्जन जरूर लिखें, और वहीं से आपको बेसिक सेंस समझ में आएगा कि वाकई में पोटेंशियल है क्या। तो देखिए एक्सटेंडेड सेंस लिखते हैं इसका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सीधी सी बात है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो बेसिकली आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना आएंगे, पूछे कि बताइए पोटेंशियल क्या होता है। सो पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से इंफिनिटी से कहां लाने में जो आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल। अब देखिए डेफिनेशन से क्या है ना, कभी कभार समझ में नहीं आता है, तो डायग्राम समझने की कोशिश करते कि क्या है। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल था, एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो इंफिनिटी तक जाती है, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे हमारे पास इंफिनिटी है, जहां पे जाके जाते इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत धीमी हो गई। अब क्या है कि यहां पे हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और बहुत वीक हो गई है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में लेके आते हैं,
और लाके छोड़ दिया। सोचिए क्या होगा अगर आपने लाके यहां से छोड़ दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, तो आपका एक्सीलरेट करेगा, और एक्सीलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी थ्योरी, यार अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो इसका मास जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट होने लगेगा, तो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि यार एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो बचेगा क्या जब तक तुम किसी पॉइंट पे लेके आओगे? क्या तुम एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? नहीं कर पाएंगे। अब हमें करना क्या, सोचिए। इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा था अट्रैक्टिव, इन दोनों की वजह से, एफ अट्रैक्टिव। हमें क्या करना है कि इस पार्टिकल को बहुत स्लोली लेके आना है, या बोल दूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना। क्योंकि जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे होगे ना, तो आपकी जो इच्छा है उतनी वेलोसिटी से लेके आइए। उस केस में मास से एनर्जी में कन्वर्जन होने का जो कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं वो बेसिकली आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आप लोग बहुत धीमी रखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स के साथ जब आप यहां पे पहुंचे तो यार सोच के देखो, नेट वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल। आपकी इनिशियल वेलोसिटी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। सो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट आपका ये जो फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं, इस फोर्स ने तो यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ काम किया, और जितना काम किया पर यूनिट चार्ज वो डिफाइन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, P बोल देते हैं इसको। सो Vp is equals to work done to bring a charged particle from infinity to that particular point per unit charge, that is basically defined as the potential of that particular point। ठीक, तो ये बेसिकली मतलब हुआ कि पोटेंशियल है क्या, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये हो गया, बाय डायग्राम ये हो गया। मैं उम्मीद करता आपको समझ में आया। तो फिर से एक बार दोहरा देते, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। साथ में जोड़ देते, हमने अभी एक बात बोली है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। जो भी काम करना है भैया यहां पे कैसा करना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ करना है। अब ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन यहां से बनता है, पहला डिफाइन 1 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, that quantity is defined as what? So that quantity is defined as 1 volt। ये पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, उसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलेगा आपको कि आप लोग इंफिनिटी से किसी को लेके आए, 5 जूल का वर्क डन करना पड़ा, और जो चार्ज था वो बेसिकली 2 कूलम का था। तो बताइए उस चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप लेके आए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, तो दैट इज W बाय Q। सो 5/2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.5 वोल्ट्स। ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन किया गया ये मैंने आपको समझाया है। मैंने अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये नहीं समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पोटेंशियल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और बोर्ड में कौन से 2 क्वेश्चंस किस टाइप से यहां बन सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसकी चर्चा। तो यार बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस की आप बात कर रहे हो तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, समझाने के काम मैं बाद में करता। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। किसी भी यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट? सो दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स। अब जब पोटेंशियल की बात कर रहा था ना, तो मैंने बोला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आप वहां पे भी ऐसा लिख दे सकते थे, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दोनों का सेंस सेम रहता है, आपके मार्क्स कहीं पे भी वहां पे डिडक्ट नहीं होने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पोटेंशियल में क्या कर रहे थे, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे थे, पर अब क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं, और उस दौरान जो काम करना पड़ा हमको पर यूनिट चार्ज, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो समझो क्या है यार, इतनी बात तो समझ में आई कि ये चार्ज पार्टिकल था, अभी इंफिनिटी से लेके आ रहे थे। अब देखते क्या है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ए, यहां मेरा कोई चार्ज रखा हुआ था और यहां मेरे को लेके आना है बी पे। यहां से यहां तक लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ा होगा, तय बात है, क्योंकि इस रीजन में क्या है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो वर्क डन करना पड़ा होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर करना पड़ा होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, तो मैंने चार्ज को कितना ले लिया है, तो 1 कूलम ले लिया है डिफाइन करने के लिए। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से पॉइंट बी तक लाने में जिस यूनिट चार्ज के ऊपर जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W बाय Q। ठीक, अब देखिए यार, आप यूनिट की बात, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो पोटेंशियल की जब आप बात कर रहे हो, तो पोटेंशियल की जब आपको यूनिट की बात की जाए, तो पोटेंशियल की बेसिकली यूनिट होती है बेटा वोल्ट, और लिखा किस तरीके से जाए यूनिट के टर्म में, तो कैपिटल V हम लोग लिख देते हैं। और उसी के साथ कुछ और भी लिखना चाहो, आपको एमसीक्यूज इस साल आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी यहां पे ध्यान रखिएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो जूल, और चार्ज क्या हो गया, तो कूलम। सो दैट इज बेसिकली जूल पर कूलम, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको अलग से पता होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की है वही यूनिट आपकी किसकी रहने वाली है, तो पोटेंशियल की भी रहने वाली है, क्योंकि डायमेंशनली दोनों चीजें सेम है, बस डिफाइन करने में अलग है। पोटेंशियल में इंफिनिटी से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक हम हमारे चार्ज को क्या करते हैं, तो मूव करते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा इसको अपने सेंस में भी समझने की सब कोशिश करिए कि यार, अगर आपको वाटर फ्लो करवाना है, तो वाटर फ्लो करना है तो आप थोड़ा सा लॉजिक सोचिए कि वाटर कहां से कहां फ्लो करता है। वाटर बेसिकली फ्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से चलेगा, और कहां जाएगा, तो जहां प्रेशर कम होगा। आप चाह क्या रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट के अंदर क्या हो, तो करंट का फ्लो हो। करंट के फ्लो की बेसिक सेंस में बात करें तो क्या फ्लो करने चाहिए वहां पे, तो आपके चार्जेस फ्लो करने चाहिए। और किसी चीज को अगर आपको फ्लो करवाना है, तो वहां पे किसी ना किसी टाइप का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब हम जिस डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। आपको वाटर फ्लो करवाना है, तो वहां पे हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस की। तो यही आपका बेसिक सेंस हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप बेसिकली एनालॉगस ले सकते हैं एज अ प्रेशर डिफरेंस। जहां पे आपका वाटर फ्लो करता है, यहां पे आपके चार्जेस फ्लो करेंगे, और वो चार्जेस जो फ्लो करेंगे दैट बेसिकली गिव राइज टू करंट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और अब बेसिकली हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को बेसिकली आपस में रिलेट कर रहा होगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट किस तरीके से साथ में वही करेगी, तो उसकी चर्चा करते हैं। एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ जो है उसका बेसिकली डिफाइन किस तरीके से किया जाए, तो ओम्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, आपके पास जो भी कंडक्टर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से जितनी करंट फ्लो हो रही होगी उसी के प्रोपोर्शनल में उसके अक्रॉस क्या होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बेसिकली ओम्स लॉ बोलता है। वापस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहां से अगर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाट द ओम्स लॉ इंडिकेट और व्हाट द ओम्स लॉ स्टेट्स, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दी जाएंगे कि पहला ऑप्शन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा ऑप्शन V इंटू I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर C आपको दे दिया जाएगा दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, एंड D जो दे दिया जाएगा
वो V इज स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सॉर्ट ऑफ इस टाइप के 4 ऑप्शंस बना के दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू पिक द करेक्ट वन व्हिच बेसिकली रिलेट्स विद द ओम्स लॉ। तो ध्यान रखिएगा बोल क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिए ओम्स लॉ बोला वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपका कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है और उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये आपका पहला यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने के चांसेस रखता है। ठीक तो अब बेटा यार आप बात कर रहे हो कि प्रोपोर्शनलिटी की है, और जब प्रोपोर्शनलिटी की आप बात कर रहे हो सो when you want to remove the proportionality we need to introduce a constant। और आप यहां बात करें तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस बात करें तो v is equals to I तो है ये यहां से आगे आपका, बट कांस्टेंट लगाना है और वो जो कांस्टेंट होता है ना बेटा वो बेसिकली होता है यहां पे r। अब इस r के बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है, बट उसको थोड़ा सा हम लोग बैक स्टेज रखते नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, जब आप नेक्स्ट स्लाइड जब बात कर रहे होंगे तो वहां हम इसको लेके आएंगे। बट यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, दैट विच ग्राफ करेक्टली इंडिकेट्स द ओम्स लॉ। कौन सा ग्राफ आपका ओम्स लॉ को स्टेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और आपको ग्राफ्स दे दिए जाएंगे। एक एक्सिस पे वोल्टेज होगा, एक एक्सिस पे करंट होगी, और इस टाइप के कुछ ऑप्शंस होंगे। एक ऐसा होगा, एक बेसिकली आपका इस टाइप का होगा, एक बेसिकली आपका इस टाइप का होगा सॉर्ट ऑफ, और एक आपका बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा, एंड एवरीथिंग बेसिकली रिलेट्स टू द V एंड I। अब आप ढंग से सोचें तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R आ रहा है। V अब आपका Y एक्सिस पे, Y इज इक्वल्स टू R इज अ कांस्टेंट, सो लेट्स से कांस्टेंट इज M, और I कौन सी एक्सिस पे, तो X एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा y इक्वल टू mx जो इक्वेशन आई, दिस y इक्वल टू mx इक्वेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक, और अगर ऐसी बात है तो ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ग्राफ कौन सा हुआ, तो ये आखिरी वाला v और i प्रोपोर्शनल हुए किसके, तो आपके एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ध्यान रखिएगा ये जो स्लोप है, दिस स्लोप बेसिकली गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, r। ठीक, स्लोप जो है वो आपको किसकी वैल्यू देगा, तो आपके R की वैल्यू देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कौन से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो ये दो हो गए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं तो कांस्टेंट आया, तो V इज इक्वल्स टू I इनटू R, एंड हियर दिस R इज बेसिकली नोन एज व्हाट, तो R को बेटा हम लोग बोलते हैं, R को हम लोग बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस की चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा समझिए कि रूम है, इस साइड एक गेट लगा रखा है, इस साइड मैंने एक गेट लगा रखा है और यहां पे मैंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है इस रूम में, एंड योर टास्क इज टू गो फ्रॉम दिस डोर टू दिस डोर। इस डोर से निकल के आपको उस डोर की तरफ जाना है और क्रॉस करना है। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। जब आप इस डोर से अंदर घुसेंगे तो बेसिकली क्योंकि यहां बहुत सारी भीड़ है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रॉस थ्रू दिस, सो होगा क्या कि आपके बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, और आपके जब बहुत सारे कोलिजन्स होंगे तो कभी आप इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, इस टाइप का बेसिकली रैंडम मोशन होता रहेगा। बट सोच के देखिए कि आप घुसे और आपके पीछे से भीड़ घुस रही है, तो वो क्या करेगी, आपको आगे धकेलती रहेगी। बट स्टिल सोचिए कि आपको धकेल तो रहे, बट स्टिल कोलिजन्स आपके यहाँ पे हो रहे होंगे, और वो कोलिजन्स बेसिकली आपके मोशन को हिंडर कर रहे होंगे, and that is basically here comes into picture is basically known as what, resistance। और ऐसा ही होता है आपके किसी कंडक्टर के अंदर। देखिए समझने की कोशिश करिए कि ये आपका कोई कंडक्टर है, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, और आपका एक चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इस जगह से इस जगह जाना चाहता है। उस केस में होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके साथ बेसिकली इस तरीके से कोलाइड करते हुए आगे पहुंचेगा, और ये कोलिजन जो होगा उसकी वजह से उसके मोशन में हिंड्रेंस आएगी, एंड दैट हिंड्रेंस इज बेसिकली व्हाट, तो उस हिंड्रेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं।
ठीक, अब यार ये रेजिस्टेंस जो है बेसिकली किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी एक चर्चा करते हैं। देखिए यार, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे एंड उतना ही ज्यादा हिंड्रेंस आपको प्रोवाइड करोगा। इसका मतलब मैं अगर बोलूं तो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतने कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे और उतना ही हिंड्रेंस वहां पे प्रोवाइड होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, तो लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या हो सकता है, तो आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। बट एक चीज सोचिए, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूं तो उस केस में ये जो चार्जेस है ये बेसिकली स्प्रेड आउट होने की सोचेगा। अब आप सोचिए कि जब स्प्रेड आउट हो गए तो उस केस में जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उस केस में आपका हिंड्रेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो मेरे हिसाब से वो हिंड्रेंस जो है वो बेसिकली डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हिंड्रेंस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, and basically that indicates that resistance is inversely proportional to the area of cross section। area of cross section ध्यान दीजिएगा, अभी मैं यहां पे एक दो चीजें और सिखाऊंगा। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लिखा जा सकता है रेशियो ऑफ L by A। बट क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी फिर आ चुकी है, वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, और जब हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां से हमारे पास आता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L हो गई, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके भी आ सकता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक चीज है। L होता क्या है? हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, कौन सी लेंथ भैया, वो भी तो पता होना चाहिए। तो L क्या है? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर along which current is flowing। जिस लेंथ के along करंट फ्लो कर रही है ना बेटा, वो लेंथ आपकी यहां L हुई। यहां पे तो क्या सिलेंडर सा बना दिया, तो सिलेंडर सीधी बात है, लेंथ यही होने वाली, ये तो लेंथ हो नहीं रही फिलहाल के लिए। अगर सोचिए कि मैं आपको यहां पे एक क्यूबॉइड सॉर्ट ऑफ कुछ बना के दे दूं जिसके कुछ हाइट है h, ब्रेड्थ है b और ये वाला a। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए कि आपका L कौन सा है, तो L को क्या बोलेगा? उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस लेंथ के अलोंग करंट का फ्लो हो रहा है, जैसे मैं अगर बोलूं कि इस वाले से अंदर घुस रही है, इस वाले से बाहर निकल रही है, तो यहां पे L क्या है? तो इस वाले सेक्शन के लिए L क्या है? तो A है। ठीक, A क्या है? कैपिटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट जिस एंड के थ्रू फ्लो कर रही है उसका जो परपेंडिकुलर एरिया आएगा ना, दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, करंट के फ्लो के अगर ऐसा है तो यहां पे एरिया कितना हुआ? H इंटू बी। ये क्वेश्चन है एक तरीके से, आपको पहले भी हॉट्स में दिया रहता था, बट अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे यहां पे, तो फिर से ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी रो डिफाइन कर दी जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रो। L क्या होगा? तो A, और एरिया क्या होगा? तो H इंटू बी। ये इसका रेजिस्टेंस हुआ। तो ये L और A को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। L क्या है? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग विच द करंट इज फ्लोइंग, और A क्या है? तो परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो जो एरिया आएगा, दैट इज A। ये टर्म आई, अभी मैंने यहां पे बोला रो क्या है, तो रो इज बेसिकली रेजिस्टिविटी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टेंस दोनों मिलके आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क्स खा सकते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आप मटेरियल चेंज करिए आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी को चेंज करने का कोई तुक नहीं बनता। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, मतलब ये आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो क्वेश्चन आता है दैट अगर हमारे पास कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, और उसको अगर मैं स्ट्रेच कर लूं, ध्यान दीजिएगा ये पहला क्वेश्चन बन के आ रहा है आपके लिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो मैं आपको अलग से पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, बट यहां पे क्योंकि पढ़ रहे हैं तो साथ में हमको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आया दैट इफ वी स्ट्रेच अ कंडक्टर हाउ इट्स रेजिस्टिविटी चेंज।
अब बच्चा बोलता है यार लेंथ बढ़ा दी है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह सोचने लगता है या इस फॉर्मूले से सोचने लगता है। क्या सोचता है? रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल, और फिर बोलते हैं कि यार लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एल अगर कम होगा या बढ़ रहा होगा, एल अगर बढ़ रहा होगा तो रो क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। रो वहां पे हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो अलग से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपके कंडक्टर के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन होता है और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैं क्वेश्चन जो बोला था कि स्ट्रेच कर दिया, हाउ द रेजिस्टिविटी विल चेंज, तो आंसर भैया सीधा सा है दैट रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस। सिंस ऑन स्ट्रेचिंग द कंडक्टर, जब आप कंडक्टर जो है उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहली चीज जो पूछते हैं। अगले काम की बात जो पूछते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तब आपको यहां से दिखा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी, मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप चेंज करिए रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है? तो डायमेंशंस पे, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एक चीज और है जो यहां पे है, तो आपके पास जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो चार चीजें आपको लिखनी होगी। पहला किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और चौथा किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होंगे तो जरा लॉजिकली सोचिए, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अंदर जो पार्टिकल्स थे उनको एनर्जी ज्यादा दे दी, तो ज्यादा उछल कूद करेंगे, और ज्यादा उछल कूद करेंगे, ज्यादा एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन ज्यादा होंगे, उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो सकता है, उसके आंसर जब लिखने हो तो चार चीजें हो जाएगी। लेंथ चेंज कर दीजिए, एरिया चेंज कर दीजिए, मटेरियल चेंज कर दीजिए, और चौथा क्या चेंज कर सकते हैं? तो आप आपका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी थी ये बेसिकली आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन दो यहां से आपके बने, एक तो ये पहला जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा मैंने बोला था रेजिस्टिविटी, जो मैंने बोला कि कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी, दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा, रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अब यहां पे हम लोग रेजिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और लेने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये रहा रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, कि अगर कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया n टाइम्स देन ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। जब आपने स्ट्रेच कर दिया n टाइम्स, तब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बेसिकली आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, बताना है। तो देखिए क्या है, समझते हैं लॉजिकली क्या हुआ, कि आपके पास एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टिविटी रो थी, और इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस आया वो क्वेश्चन के हिसाब से R रो L अपॉन A, ये क्वेश्चन ने आपको दे दिया। अब बोल क्या रहा है कि आपने आपके कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो पहले लेंथ L थी तो अब क्या हो जाएगी, तो n टाइम्स L। बहुत बच्चे आंसर क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू रो, L की जगह नया पुट कर देंगे n टाइम्स L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यही रख देंगे और बोल देंगे कि सर नया रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल्स टू n टाइम्स R, n टाइम्स बढ़ जाएगा। भैया ये आंसर आपका कतई सही नहीं है, ये आंसर आपका गलत है। क्योंकि जरा सोच के देखिए, एक रबर बैंड वाला एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक रबर बैंड है, उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ तो बढ़ रही है, पर सोच के देखिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो भी साथ में चेंज हो रहा होगा, वो वैल्यू चेंज हो रही होगी, और किस तरीके से चेंज हो रही होगी जब तक आपको वो नहीं पता, आप बेसिकली आपका ये रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, ये पहले तो इसको हटाते क्योंकि ये गलत चीज। अब नई लेंथ L डैश तो कितनी हो गई, n टाइम्स। सोचिए जरा कि आपके पास कोई कंडक्टर था, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, जब आपने इसको स्ट्रेच कर दिया तो यहां पे क्या चीज चेंज नहीं होगी उसके बारे में जरा सोचिए। मेंसुरेशन की अपन बात करते हैं, आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, एरियाज वॉल्यूम और सबकी बात। तो यार आपने जब इसको स्ट्रेच कर दिया तो जो क्वांटिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है वो है बेसिकली आपका वॉल्यूम।
मतलब जो वॉल्यूम इनिशियली होगा वही वॉल्यूम आपका फाइनली भी होगा। इस सिलेंडर का इनिशियल वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। फाइनल कितना, तो ए डैश नया एरिया हमको नहीं पता, हमको फाइंड आउट करना है। लेंथ हमको पता है कि n टाइम्स हो चुकी है तो n टाइम्स l। तो यहां से अगर मैं करूं तो l से l तो कट गया, तो आपका a डैश कितना आया, a बाय n। ये आपका नया एरिया है। आप डायरेक्टली ए रख देंगे तो आंसर गलत आएगा। अब देखिए क्या है, आर डैश इक्वल्स टू रो, एल की जगह एन टाइम्स एल, और एरिया की जगह ए डैश की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ए बाय एन। सिंप्लीफाई करिए तो आर डैश आ गया यहां से एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाय ए, और ये वाला आपका पुराना रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पुराने वाले के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा होगा, तो आपका एन स्क्वायर टाइप ज्यादा होगा। ये स्पेसिफिक रिलेशन अलग से आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पे लेंथ में चेंजेस किए थे, मैं उम्मीद करता हूं अब एरिया में चेंज कर सकते हैं आप। मैंने स्ट्रेच करवाया था, आप कंप्रेस करवा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट सबका बेसिक लॉजिक जो है वो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे ये क्वेश्चन जो है वो 2 साल पहले आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। तो छोटे छोटे से बेसिक्स हैं, हम लोग को पता होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस की हमने चर्चा की, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। और अब हम जो है बेसिकली हम जो पीछे छोड़ आए थे ओम्स लॉ, उसको वापस लेके आते हैं। बट उससे पहले हम इस रेजिस्टेंस के ही कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। उसके साथ अगर करेंगे तो ओम्स लॉ को अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने सुपर रिवीजन सीरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर तोड़ रखा है। सो आज जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड पार्ट जो है वो बेसिकली आपको कुछ दिन के अंदर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब सेकेंड पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं यू ऑल हैव लव्ड दिस वन। और ये जो 2 पार्ट्स है बेटा, ये 2 पार्ट्स बेसिकली आपके बोर्ड के हर एक पॉइंट को जो है वो बेसिकली टच करके निकलेंगे, तो ताकि आप लोगों को जो बोर्ड्स के अंदर फिजिक्स के अंदर जनरली दिक्कत आ जाती है, तो आप इस सुपर रिवीजन सीरीज के लेक्चर्स को अगर फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपका एक भी मार्क्स जो है वो फिजिक्स की वजह से एग्जाम के अंदर डिडक्ट नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।